Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी। बेसिकली मैथ्स पेडागोजी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं 10 से 15 नंबर में आपकी पेडागोजी आती है। तो एक सेशन में हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल है इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करना उतनी कोशिश करेंगे और उम्मीद रहेगी कि एटलीस्ट 10 नंबर तक आप इससे स्कोर कर पाएँ। बाकी आपकी पर्सनल जो मेहनत है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी इस चीज़ में, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सेशन अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें जिनको मैथ्स से डर लगता है। एटलीस्ट मैथ्स पेडागोजी में आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसी कोशिश रहेगी, है ना। कि बेसिकली मैथ्स पेडागोजी है क्या, पढ़ाना कैसे है या मैथ्स को कैसे हम डिस्कस कर पाएंगे। कुछ चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। आसान सी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, इस बात की पक्की गारंटी है। और कंप्लीट रिवीजन का मतलब वही होता है जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो मैं रिवाइज आपको कराऊंगी। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों को देनी है कि हमने जो 4 दिन पहले CDP की 4 घंटे की मैराथन की थी, वो अपने आप में एक रिमार्क कह सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कह सकते हैं कि 1 मिलियन व्यूज़ उस पर हो गए, यानी 10 लाख लोग 4 दिन में उसको देख चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ना तो उसमें कोई नाच गाना चल रहा है, ना उसमें कोई एंटरटेनमेंट है, और 4 घंटे तक एक व्यक्ति बोर्ड के सामने खड़ा होकर के डिस्कशन कर रहा है और आप लोग उसको देख पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी टीचिंग कैटेगरी में मुझे नहीं लगता आज तक, लगता क्या, फैक्ट भी है कि 4 दिन में किसी के 1 मिलियन व्यूज़ हुए हों किसी वीडियो पे। टीचिंग के स्पेसिफिकली ये CTET या टीचिंग कैटेगरी जो है, आपकी टीचिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ, अपने आप में अमेजिंग बात है। और अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स ये कह सकते हैं। लाइव व्यूअर्स रहे हों या कुछ भी रहा हो, बट ये अपने आप में बड़ी बात है। 10 लाख लोगों ने 4 दिन में देखा। पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और ढेर सारा प्यार, है ना। खैर, ये एक चीज़ है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी कभी इंटेंशन हुई नहीं है, मुझे तो देख ही रहे हो आप, मैं खुद इतनी ज़्यादा मैंने लोड लिया हुआ है काम का कि 9:35 का सेशन कई बार 10 मिनट लेट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस होड़ में हूँ भाग दौड़ की, बट नेचुरली जैसे मैं कर पाती हूँ वैसे मैं करती हूँ और मज़ा आता है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के। शायद इसी चीज़ ने पिछले 4 से 4.5 साल तक चला करके रखी हैं चीज़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मज़ा आएगा मैथ्स पेडागोजी सीखने में, है ना। एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, है ना। फिर हम कल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कल एक इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन आपको पसंद आए, डिस्कशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा, है ना। और कह के कर लीजिएगा, जैसे भी मन करे आपका, जो मन करे, ठीक। जैसे ही CTET खत्म होता है हम UP टेट और रीट पे बात करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी। PDF आपको सारी मिल ही गई हैं लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे, और यहीं से आपको ये वाली PDF भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए, जिसमें आप कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहले देखिएगा 1-2 बार सेशन को, तब जाकर के दिमाग में बैठ जाएगा। और शेयर करते जाइएगा जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स को या किसी भी चीज को हम कुछ करते हैं, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। मैं और आप अभी 1 मिनट के अंदर अगर 13,000 लोग जुड़े हैं तो एक उद्देश्य है, अभी और लोग आएंगे, ठीक। उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि एग्जाम है आपका और उसके लिए आप फटाफट से कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकें, समझ सकें और अच्छा कर सकें पेपर में, कल अच्छे शिक्षक बन सकें। ये एक उद्देश्य है ना। मुझे मजा आता है डिस्कशन में और वो चीज मैं आप तक शेयर कर पाऊं, ये एक उद्देश्य है। आपने कितना सीख लिया है और आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, आप खुद को रिव्यू कर पाएं, असेस कर पाएं, ये एक उद्देश्य है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हल्का हल्का डिफरेंस होता है इन वर्ड्स में, बट हम अभी जनरलाइज करके चलेंगे, ठीक। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है ये जानना जरूरी है, बाकी बातें जानने से पहले, है ना। वेन हील का मॉडल करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक। देखिए, मैथमेटाइजेशन पहला पहला और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपको देखने को मिला भी होगा एग्जाम में, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। यानी बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको मैथमेटाइज किया जा सके, गणितीय बनाया जा सके। मतलब इसका मतलब क्या है, वो डेली लाइफ में, अपने विचारों में, आइडियाज में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में मैथमेटिकल थॉट्स को यूज कर सके, मैथमेटिकली सोच सके, रियल लाइफ में अप्लाई कर सके जो उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, या जो भी मैथमेटिक्स उसकी डेली लाइफ में आसपास नजर आता है उसको वो एक्टिवली यूज कर सके। मतलब विचारों से उसके जुड़ जाए मैथमेटिक्स। और दूसरी चीज क्या है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स को बच्चे एंजॉय करने लगे।
तो फर्स्ट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस। बच्चे की जो सोच है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका हम मैथमेटाइजेशन कर सकें, उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस एक्टिव हो सके मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स को लेकर के। दूसरा, बच्चा एंजॉय करने लगे मैथमेटिक्स को, ऐसा नहीं है बोझ के रूप में समझे, अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि टीचर अच्छा मिल जाए आपको तो बहुत बड़ा रोल है इसमें टीचर का, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं बात करूं, यही बात डेविड व्हीलर कहते हैं, शायद आपने कभी पेपर में देखा भी होगा। डेविड व्हीलर कहते हैं, डेविड व्हीलर सेज बाइलिंगुअल, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी सारी चीजें, अगर आप समझने की दृष्टि से आए तो बिल्कुल समझ आएगा। डेविड व्हीलर कहते हैं कि भाई इट इज नॉट, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हो, सारे सवाल हल कर देते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके थॉट में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिकल थॉट हो, मैथमेटाइजेशन हो। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि डेविड व्हीलर क्या कहते हैं कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, बजाय कि उसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आता हो, उसकी थॉट प्रोसेस मैथमेटाइज हो जाए, वो मैथमेटिकली सोचने लगे, रटना नहीं, थिंकिंग में आ पाए, नेचुरली वो कनेक्ट कर पाए लाइफ से। दूसरा पॉइंट देखिए, डन है ये। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस। ये तो एनसीएफ भी कहता है कि भाई आप क्लासरूम की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए, यानी वास्तविक जीवन से बच्चे के कनेक्ट कर दीजिए। किसको? क्लासरूम को। तो बेसिकली बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस का, उसके जीवन को जीने का अनुभव उसी में समाहित हो। किसमें? मैथ्स भी समाहित हो। जैसे भाई वो कहीं दुकान पे टॉफियां लेने गया है, अब मैथमेटिक्स तो हर जगह है लाइफ में, तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर दें कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ पाए अपने मैथमेटिक्स को। फिर है नेक्स्ट चीज, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। हम ये सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एकदम प्योर कहा जाता है इसको, मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे, फैक्ट्स पे बेस्ड है, कहानियों पे बेस्ड नहीं है। या मैं कहूं तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते जैसे पेडागोजी में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं आंसर कीज से लेकर के, और कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। आपको लगता है ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि पेडागोजी अपने आप में फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, वो फैक्ट्स पे कम बेस्ड है। अगर मैं कहूं, स्पेशली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्स उसमें भी हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव शामिल हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स शामिल हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन भर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट उनको मान रहे हैं। वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, हम कह सकते हैं प्रूवन चीजें हैं। तो कह सकते हैं कि लॉजिक पे चलता है मैथमेटिक्स। बच्चे की थिंकिंग को हम लॉजिकल बना सकें, तर्कपूर्ण बना सकें, ताकि वो जस्ट एक्सेप्ट ना कर ले चीजों को, अंधविश्वासों को, वो उसमें अपना तर्क लगाए, वो उसमें अपनी सोच लगाए, उसके पास फैक्ट्स हों, प्रूव करे, चीजों के कंक्लूजन तक जाए, और हायर लेवल या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करे। मतलब उसका दिमाग का जो लेवल है या जो मेंटल स्किल्स हैं वो बेहतर हो, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर हो। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेहतर होगी, कौन सा ब्रेन एक्टिव होगा? लेफ्ट के राइट? रोज बताती हूं मैं ये बात, ऐसे ही फन के लिए। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। लेफ्ट ब्रेन यानी बायां भाग एक्टिव होगा, ठीक है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलूंगी, दुखी मत हो, परेशान मत हो, है ना। दोबारा समझोगे, दोबारा देखोगे वीडियो, समझ में आएगा। देखो, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बेसिक प्रमुख संरचना है मैथमेटिक्स की, गणित की, उसको समझ पाए कि काम कैसे करता है। जैसे अर्थमेटिक्स, जिसको हम अंक गणित कहते हैं, एलजेब्रा जो कि बीज गणित की समझ है, जियोमेट्री ज्यामिति, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिमिति, आई थिंक त्रिकोणमिति कहते थे, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की, वो समझ सकें, एक बेसिक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आ जाए। ये सारी बातें हैं। अब हमने दो तीन चीजें यहां पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाए जाते हैं। एक तो मैथमेटाइज कर पाए हम बच्चे के थॉट को, उसकी रियल लाइफ से जोड़ पाए, उसके एक्सपीरियंस से जोड़ पाए, उसकी थिंकिंग को तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल बना पाए, और बच्चा एंजॉय करे मैथमेटिक्स को, बजाय कि फियर यानी डर उसके अंदर पैदा हो, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर्स उसके दिमाग में बन पाए। बहुत ही अमेजिंग सी बात, जॉर्ज पॉलिया कहते हैं। जॉर्ज पॉलिया एक व्यक्ति हैं, जैसे डेविड व्हीलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा गणित जानने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो मैथमेटाइज्ड हो। जॉर्ज पॉलिया कहते हैं देयर आर टू एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी दो उद्देश्य हैं मैथ्स को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर। एक है नैरो एम और दूसरा है हायर और ब्रॉड एम्स। नैरो होता है संकुचित, और हायर या ब्रॉड का मतलब है व्यापक।
तो अगर मैं बात करूं नैरो एम्स की, तो इसको हम कह सकते हैं संकुचित उद्देश्य कह लीजिए आप। और अगर मैं बात करूं हायर या ब्रॉड एम्स की, तो इसको हम व्यापक कह सकते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, लोग भी ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सारे लोग संकुचित बुद्धि के होते हैं, उनकी जो दुनिया है वो उसी में मग्न है, वो एक भी चीज एक्स्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज मैं देख रही थी, बड़ा फेसबुक ग्रुप पे किसी ने कुछ डाला हुआ था, वो एक पोस्ट थी, मैं सुना भी रही थी, वो यहाँ नहीं सुना पाऊंगी, बड़ा अजीब सा था। मतलब हमारी थॉट प्रोसेस इतनी लिमिटेड है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे विचारों से, हम वहीं अटके पड़े हैं, धारणाओं में ही हैं। तो नैरो एम बेसिकली जिसका दायरा कम हो, बुरा और अच्छा कहना गलत होगा यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं जिसका दायरा कम हो। तो नैरो एम्स वो हैं जो लिमिटेड हैं अपने आप में, लेकिन जरूरी हैं, ठीक, लिमिटेड हैं। हायर एम्स हैं जिनकी सीमाएं अंत नहीं है, जिनकी सीमाओं का व्यापक है, बहुत सारे दिशाओं में चलती हैं, ठीक। नैरो एम्स में क्या आएगा? नैरो एम्स में जस्ट आएगा बेसिक न्यूमरेसी आ जाए बच्चे को। न्यूमरेसी क्या है? बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में आ जाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीख सके, यूज करके मैथ्स को रोजगार पा सके, ये है नैरो एम्स। ब्रॉड एम की बात करें तो इसका थॉट लेवल मैथमेटाइज्ड हो जाए, वो रिसर्च कर सके, कल वो रियल लाइफ में कहीं यूज कर सके, ये सारी बातें होती हैं ब्रॉड एम्स में। एक एक करके समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैरो एम्स की यदि मैं बात करूं तो ये हुए संकुचित एम्स, कुछ उद्देश्य पॉइंट करके समझते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। और दीज एम्स, नैरो एम की बात कर रहे हैं अभी हम, ये वो एम है जो एम्फसाइज करते हैं, जो जोर डालते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को एटलीस्ट एम्प्लॉयबल तो बना दें। भाई ज्ञान की बातें तो आप तब करेंगे ना जब पेट में कुछ होगा, तो एटलीस्ट एम्प्लॉयबल। वैसे तो हमारी पूरी एजुकेशन ही अगर हम देखें तो ज्यादातर उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय तो बन ही जाए हम, बेसिकली भूखे तो ना मरे, ठीक। दीज एम्स एम्फसाइजेस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स, जो रोजगार पा सकें और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में देश के अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकें। तो बेसिकली नैरो एम ये कहता है कि ऐसे एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हम जनरेट कर दें जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती हो, मैथमेटिक्स आती हो, जो समाज और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें, देश के डेवलपमेंट को आगे ले जा सकें। तो एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयमेंट पहला उद्देश्य हुआ। दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। अब ये कैसे काम करेगा? ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आने चाहिए, भाई जोड़ घटाना गुणा भाग, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, क्योंकि इनकी डेली लाइफ में या ज्यादातर सब जगह पे रोजगारों में जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक जो दुकान खोल करके बैठा है शॉपकीपर, पकौड़े वाले को भी जरूरत है भाई, उसको भी जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की भी पड़ेगी, उसको एडिशन की भी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लिकेशन की भी पड़ेगी, उसको पूरा हिसाब रखना है, हो सकता है उसका हिसाब मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा हो, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नैरो एम के अंदर आते हैं, सिकुड़ता हुआ नैरो कह सकते हैं। Thus, the limited aim of mathematics is to develop useful abilities, वो abilities जो रियल लाइफ में या लाइफ एक्सपीरियंसेस में लोगों के ज्यादा काम आती हैं, जो वो डेली लाइफ में यूज कर पाए। बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक शेयर करके बता ही देना, है ना। ऐसे 3 बार कहने का उद्देश्य रखा हुआ है, 2 बार कह चुकी हूँ, देखो एक बार। नेक्स्ट है ब्रॉड एम्स, यानी व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड एम्स कौन से हो सकते हैं? भाई जिनकी जो सीमाएं हैं वो अंत नहीं है उनका कुछ, वो कह सकते हैं कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को या बड़े परिप्रेक्ष्य में एक ब्रॉड व्यू से देखते हैं चीजों को। जैसे कि बच्चे जो है वो मैथमेटिकली सोच सके, मैथमेटिकली सोच सके कहां से कौन सी थियरम आई, प्रूव कैसे होती हैं चीजें, कहां पे कैसे अप्लाई होंगी, कुछ रिसर्च कैसे नई होंगी, कैसे आप नई नई डिस्कवरी करेंगे। बेसिकली उसके थॉट में मैथमेटिक्स आ सके, थिंकिंग प्रक्रिया में मैथमेटिक्स घुस सके, लॉजिकल डिस्कशन वो कर सके चीजों पे, तर्कपूर्ण उसकी सोच हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सके, जो बिलीफ्स हैं, जो कुछ मान ली गई चीजें हैं, उनका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से जब हम देखते हैं, सिर्फ मान तो नहीं लिया है हमने कि थर्सडे को कपड़े धोएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस। मैं नहीं कह रही हूं, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द थिंग, है ना। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस यानी अमूर्तता को समझ सके। मूर्त चीज को समझना आसान है, कॉन्क्रीट जिसको हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष में ही समझ आ जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की, बट अमूर्तता जो है, जो सामने नहीं दिख रही, उस चीज की डिस्कवरी हम कर पाए, उस चीज को हम सोच पाए, तो एब्स्ट्रैक्टनेस को हम समझ पाए, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए किसी एक समस्या का, प्रॉब्लम का,
प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर डेवलप हो, ये अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है यहाँ से। 18,610 लोग अभी भी हैं। अब एनसीएफ क्या कहता है इसके बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। अगर मैं बात करूं एनसीएफ क्या कहता है, प्राइमरी लेवल पर क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, जो महत्वपूर्ण है। ब्रॉड तो बहुत ज्यादा क्या ही पूछेगा, भास्कर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, तो हम कह सकते हैं एंश्योरिंग न्यूमरेसी, बच्चे में बेसिक जो नंबर की समझ है वो आ सके, कैलकुलेशन से लेकर के बेसिक कैलकुलेशंस डेली लाइफ में जो यूजेज वाली हैं वो कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक न्यूमरेसी डेवलप होना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर यूईई कहते हैं इसको, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिकरण कर सके हम शिक्षा का, सब तक पहुंच सके शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का फंडामेंटल राइट बन सके। 86वें संविधान संशोधन में ये चीज पास हुई थी, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेसी आ जाए, बेसिकली वो मैथमेटिक्स को जितना जरूरत है लाइफ में यूज करना सीख लें। ये मैथमेटिक्स कहता है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक न्यूमरेसी उनमें आ जाए। जैसे इंग्लिश में होता है कि भाई बेसिक प्रोफिशिएंसी उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में डेवलप हो जाए। एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है घुमा घुमा के, और प्याजे से भी कई बार पूछ लेता है घुमा करके। इस लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th के लेवल पे बच्चे की जो प्रोग्रेशन है वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी उसको टच एंड फील मटेरियल, जिन चीजों को वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके, उससे वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे अमूर्त की तरफ। तो हम कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, एडिशन में प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 + 2 दिखा सकते हैं, अच्छा ये 6 पेन थे मीना के पास और 2 उससे और ले लिए, कितने हो गए। तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, आपने बचपन में देखा होगा हम क्या करते थे जब बहुत छोटे से थे, 3 4 5 6 और साथ में 4 जोड़ने हैं, तो ये 3 7 ये बन गए, 1 2 3 4, अब सारे गिन लेते थे, याद होगा किसी को तो ये 11 हो गए टोटल। मतलब ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सके। तो बच्चा पहले कॉन्क्रीट चीजें सीखता है जिनको वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके। तो इनके थ्रू पहले कॉन्क्रीट चीजें, मूर्त चीजें जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बाद हायर लेवल चीजें अमूर्त। अमूर्त का मतलब है जो सामने ना हो, जो विचारों में हो, जिसको फील ना किया जा सके, जिसपे सोचा जा सके। ठीक है बात? अपसेट लग रही हूँ, अच्छा पता नहीं यार, एनर्जी की थोड़ी कमी है आज। मुझे भी नहीं यकीन था कि 5 दिन मैराथन चल जाएगी, मतलब जैसा बहुत अच्छी तबीयत चल नहीं रही थी, अभी भी हाल वही है। नेक्स्ट है एनकरेज नॉन नंबर एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन नंबर एरियाज पे हम बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं प्राइमरी लेवल पे। कैसे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट आज के, मेरे मूड को छोड़ दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं नॉन नंबर्स की, जिसमें नंबर का नहीं, जिनमें विजुअल्स का ज्यादा यूज हो, जैसे शेप्स हो सकती हैं अलग अलग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी शेप, साइज, प्रकार, इन सब के बारे में अलग अलग वो पहचान सके। पैटर्न्स हो सकते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा प्राइमरी की बुक उठा करके, उसमें ऐसी ही चीजें हैं। मेजरमेंट की बेसिक चीजें आ जाएं उसको, कौन किससे बड़ा है, लंबा है। डेटा हैंडलिंग, अब ये आपको याद रखना है, ये सारे चैप्टर्स हैं प्राइमरी लेवल में, ये सारे चैप्टर्स प्राइमरी लेवल में हैं। आपसे पूछ लेता है कौन से चैप्टर प्राइमरी लेवल पे नहीं है, तो इनके अलावा वैसे और भी हैं, बट ये मेन चैप्टर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 17 से आपके साथ हूं, अब्दुल वाहब। ठीक है, अरे आकांक्षा गुस्सा कह रही है 4000 लोगों ने लाइक नहीं किया। आकांक्षा इतने रेड इमोजी मत भेजो, मैं डर गई हूं, इनका तो पता नहीं। देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर है? बेसिकली नॉन नंबर कॉन्सेप्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, इन सबको उसको, या सिमेट्री, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ सके उसके दिमाग में, ये बेसिकली प्राइमरी लेवल का गोल है। कॉन्सेप्ट मैपिंग पे एक क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? इसका एक पिक्चर ऐड करना मैं भूल गई हूँ, बट याद समझ में आ जाएगा आपको। संप्रत्यय जो भी कहते होंगे मैपिंग को, मानचित्रण, संप्रत्यय मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 2018 में भी, 19 में भी आई थिंक। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? इट इज अ स्कीमेटिक ड्राइंग। स्कीमा तो आपने सुना ही होगा पियाजे की थियरी में। स्कीमेटिक ड्राइंग मतलब आप अपने दिमाग में अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझ के लिए एक ड्राइंग बनाते हैं, कुछ फ्लो चार्ट जैसा, या कुछ भी आसानी से जो आप समझ सकें कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करके। जैसे आपने क्या किया होगा
मैथ्स पेडागोजी है मान लीजिए, उसमें आपने जोड़ा हुआ होगा जियोमेट्री, जियोमेट्री में जो वो पढ़ेंगे वैन हील, इधर हम कॉन्सेप्ट मैप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीएफ ने कौन से बताए हैं। बेसिकली आप फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज करके एक आसान से समझ बना लेते हैं अपने लिए, एक स्केमेटिक ड्राइंग बना लेते हैं जो आपके दिमाग में याद रह जाए। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके कॉन्सेप्ट्स में आपस में जो संप्रत्य हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। फाइनल नोट्स नहीं बनाते लोग यूपीएससी वगैरह में, आपने भी बनाते ही होगे ऑब्वियस है, सबने बनाए अपने कॉलेज वगैरह में। इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब अनुक्रम है इसमें एक, कि भाई यहां से शुरू हुआ, ये इसका सब टॉपिक है, ये इसका सब टॉपिक है, फिर इसका कोई सब टॉपिक है, मतलब हायरार्की है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है बात, हायरार्किकल है ये। फिर है इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और द लर्नर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको टीचर भी बिल्ड कर सकता है और लर्नर भी, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों में से कोई भी बिल्ड कर सकता है, कोई भी बना सकता है, जिसको अपने समझने के लिए बनाना हो, कॉम्प्रीहेंशन के लिए बनाना हो, किसी टॉपिक की क्लैरिटी के लिए बनाना हो, याद रखने के लिए बनाना हो। इट कनेक्ट्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स विद द प्रीवियस नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूरे एनसीएफ में यही बात है, नए कॉन्सेप्ट को, नई नॉलेज को पुराने ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें। बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है, तो जो आता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे नए ज्ञान को जोड़ करके आप कुछ नया सिखाएंगे। भाई जो नींव है उसी के बेसिस पे तो बिल्डिंग बनती है, या नींव कहीं है और बिल्डिंग कहीं और बनाएंगे? नहीं, पहले जो नींव है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करेंगे नई नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए, जो वो जानता होगा उसके लिए, है ना। 1 2 3 4 उसको आते थे और आगे आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। इट इज अ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल। कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसी चीज है जो आसान बनाता है, याद रखने या समझने योग्य बनाता है, याद से भी ज्यादा, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करके टीचर स्टूडेंट जिसको मन करे वो बना सकता है। अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो पेपर में पूछा भी हुआ है, ये मैंने पेज खाली छोड़ा था आपको दिखाने के लिए। कॉन्सेप्ट मैप हायरार्की में दिखते हैं, उनकी शाखाएं होती हैं, ठीक। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स। क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में, कौन सी एक बात सही नहीं है। प्रैक्टिस कल से करेंगे हम, बस आज थियोरी है। बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। ओके, यार ये माइक मिश्रा जी हमारे पता नहीं कब चेंज कराएंगे, इसे लगाते ही सर में दर्द होता है। देखो एक बार आंसर करो फटाफट से। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मतलब कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स, आइदर बाय टीचर और स्टूडेंट, बच्चा भी बना सकता है और टीचर भी बना सकता है। कॉन्सेप्ट मैप कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ टीचर ही बनाएगा, ये बात गलत है। बाकी की 3 बातें तो सही होंगी, उनको भी तो जान सकते हैं हम इन्हीं ऑप्शंस से। जब प्रीवियस ईयर कर रहे होते हैं तो इनको ध्यान से पढ़ा कीजिए बाकी के ऑप्शंस को। कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है, इंटरकनेक्टेड, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों को दिखाता है। कॉन्सेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर, ये मैथ्स में ही नहीं हर सब्जेक्ट में बनाए जाते हैं। हायरार्किकल होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, मतलब हायरार्की में होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, शाखाएं निकलती जाती हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान से नई नॉलेज को जोड़ने में बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो आप जानते थे उसमें एक और शाखा लगा ली आपने, एक और हायरार्की जोड़ दी कि अब इससे ये कनेक्टेड है, इस पे ये बेस्ड है, इस पे ये बेस्ड है। ठीक, नॉट लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ये आपका फेवरेट है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी ज्यामितीय विचार पे एक थियोरी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैन हीले की, वैन हील भी कह देते हैं इनको हम, वैन हील की थियोरी है ज्योमेट्रिकल थॉट या ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की, ज्यामितीय विचार की। ठीक है, क्या नाम है इनका? वैन हील। इनके हमारे लिए बेसिकली 4 लेवल हैं, वैसे आप 0 से काउंट करेंगे तो 5 लगेंगे, बट हम 0 लेवल से काउंट करते हैं, आसानी रहती है और कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, मतलब 4 याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेपर 2 के लिए भी हो जाएगा, नहीं तो प्राइमरी के लिए यहां तक ही रहेगा तो भी चलेगा। ठीक, समझ लेते हैं, आसान सी चीज है, समझ लेते हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूं यहां, दिस इज समथिंग, देखो एक बार दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, समझते जाओ। पहला 0 लेवल है विजुअलाइजेशन, पहला ही लेवल मान लो आप इसको, 0 है। नंबर क्या है? 0। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या होता है? आपने सोचा, विजुअलाइज किया कि आप उत्तराखंड में हैं, है ना, पहाड़ हैं, नदी बह रही है सामने, आप वो डाल के बैठे हुए हैं पहाड़ों में, जो वो मूढ़े मिलते हैं, है ना, हवा चल रही है,
ऐसे पानी को टच किया आपने, बहुत बर्फ से जैसा पानी है, विजुअलाइज कर रहे हैं आप, आंखों से देख रहे हैं, है ना। तो विजुअलाइजेशन जो है, आंखों से नहीं तो मतलब प्रॉपर आप अभी कल्पना कर रहे हैं और हो सकता है सामने आपके बिल्कुल वो चीज प्रेजेंट हो। विजुअलाइजेशन का सिंपल मतलब है आप शेप्स को देखने के बेसिस पे शेप्स पहचान लेते हैं, भाई ये भी है, ये भी है, एक इस तरीके की कुछ कुछ शेप्स होती हैं, आप ये देख सकते हैं। तो शेप्स को आप पहचान पा रहे हैं और उनकी क्लासेस को पहचान पा रहे हैं कि अच्छा अलग अलग भी होती हैं ये। एक तो शेप्स हैं, देख करके ही पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और इनकी क्लासेस अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कैसे अलग है आपको नहीं पता, बट है अलग। ये शेप्स होती हैं, आप ये देख रहे हो, बच्चा देख रहा है ये शेप है, ठीक है। इस बात को समझने में यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं हो गई। जय हिंद अंकित सिंह जैकमैन, ठीक भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। शेप्स को आपने अलग अलग शेप देख ली, देखा आपने, अच्छा अलग अलग शेप्स हैं, आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता कि इसमें आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहेंगे, या वर्ग है तो चारों जो साइड हैं वो इक्वल होंगी, कुछ नहीं पता आपको। आपको सिंपल पता है ये अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है। आपने क्लासेस पहचान ली, देख करके इनको अलग अलग क्लास में आपने देख लिया, शेप्स को अलग अलग क्लास में रख दिया, क्योंकि आपकी नजर जा रही है और आपको पता लग रहा है एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो ये हुआ विजुअलाइजेशन। जैसे ही आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिसिस। अब यहां क्लासेस ऑफ शेप्स तो आपको पता ही थी कि इनमें अंतर होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये भी आप जान पाएंगे। तो एनालिसिस के लेवल पे आप प्रॉपर्टीज से भी जान पाते, प्रॉपर्टीज को भी जान पाते हैं। कैसे? अब आपको पता है भाई ये क्या है, वर्ग है या फिर स्क्वायर है, तो 4 साइड्स इक्वल होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि 4 साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये क्या है, प्रॉपर्टी हुई इसकी, है ना। तो अब आप प्रॉपर्टीज भी जान पा रहे हैं कि अलग तो है ही, लेकिन कैसे अलग हैं ये आपका सर्कल है, तो आप प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को भी देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, अलग विभेद कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक बार स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, एक बार रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप देख करके अलग अलग समझ पा रहे थे कि ये अलग अलग शेप है, आपकी नजर गई, आपने देख लिया, लेकिन अब आपको प्रॉपर्टीज भी पता है, एनालाइज कर पाते हैं आप, एनालिसिस कर पाते हैं ये इससे कैसे अलग है। तो कैसे अलग है आपको पता है, इसकी चारों साइड इक्वल है, इसकी सिर्फ 2 होती हैं ऑपोजिट वाली। तो अब आप प्रॉपर्टीज को देख के एनालाइज कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बता दो, नहीं आई हो तो बता दो, फटाफट से बताओ, जल्दी आंसर करो। आगे आज तभी बढ़ेंगे जब ये समझ में आ जाएगा, बताओ फटाफट। यार यहां से मुझे इतना क्लियर दिख रहा है और मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन में चलाया हुआ है, 2-2 3-3 स्क्रीन में चल रहा है, सब में क्लियर है, आपके पास क्लियर नहीं है? कमाल करते हो। क्वालिटी इंक्रीज कर लो ना, 1080p कर लो। ये बात क्लियर है, यहां सिर्फ आप देख पा रहे थे, अंतर कर पा रहे थे, लेकिन यहां आपको प्रॉपर्टीज पता है, उनके बेसिस पे अंतर कर पा रहे हैं एनालिसिस के लेवल पे। ये 0 था, ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड है इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज तो यू ऑलरेडी नो, एनालिसिस में पता लग गई थी। अब आपको एक चीज और ऐड हो जाएगी, आप रिलेशन भी जान पाओगे उन प्रॉपर्टीज के अंदर कि ये बनती कैसे हैं, इनका फॉर्म क्या है, आपस में रिलेशन क्या है इन प्रॉपर्टीज का। 2 साइड्स हैं तो क्यों अलग हैं, क्यों सेम हैं, बना कैसे, फॉर्मूला कहां से आया, ये सारी चीजें। डिडक्शन में क्या है, ये जरूरत नहीं है वैसे, आप यहीं तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप प्रूव कर सकते हैं थ्योरम्स से लेकर के और चीजें, बट इतनी 3 चीजें आपको याद रहेंगी, आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये ऊपर के जो है वो प्राइमरी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, ये शुरुआत के 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और आपको समझने में मदद करेगी। क्या हो क्या रहा है, ये अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है भाई। देखो यहाँ पे ये 0 लेवल से पढ़ना है इसको, 0 1 2 3, इस चार्ट में नंबरिंग अलग है, बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अप टू द मार्क है, खुद पढ़ लीजिएगा इसको, अभी समझा ही दिया मैंने। फिर से अगर समझना हो तो विजुअल की अगर हम बात करें तो बच्चा अपीयरेंस के बेसिस पे जैसे ही उसको दिखती है कोई शेप, वो बता देता है कि ये है, ये है, ये है, गोल है, उसके लिए ये भी गोल है, उसके लिए ये भी गोल ही है, ओवल भी, उसको समझ में ज्यादा नहीं आता, ठीक। एनालिसिस में प्रॉपर शेप्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी,
एब्स्ट्रैक्शन जिसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन कह रहे हैं, उसका दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्शन है। उसको रिलेशनशिप पता है किस प्रॉपर्टी का कैसे अंतर क्या है। फिर है डिडक्शन, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, 7 वर्ष के बाद वाली स्टेज है। और फिर राइगर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं हम बाय द वे। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वैन हील्स एट विच लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग, यानी किस लेवल पे ज्यामितीय सोच के या चिंतन के बच्चे असेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे प्रॉपर्टीज का, या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आकृतियों के संग्रहों के गुणों के बारे में जान पाएंगे। बताइए, आंसर कीजिए। आंसर एनालिसिस, एग्जैक्टली भाई, एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो विशेषताएं हैं हर एक शेप की, उसके बेसिस पे। ठीक है बात। विजुअलाइजेशन में तो जस्ट वो उनको जैसे ही दिखता है सामने, अपीयरेंस के बेसिस पे एक जैसा या अलग अलग बता देंगे बस। ठीक, तो एनालिसिस इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि वैन हील ने किसके बारे में बेसिकली अपनी थियोरी दी है, तो आप क्या कहेंगे? बताओ वन वर्ड में बताओ। वैन हील गेव हिज थियोरी अबाउट, जल्दी बताओ जल्दी, मजाक की बात है नहीं, आज 5वां दिन है आपकी मैराथन का। वैन हील कितना ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की थियोरी है, ज्योमेट्रिकल थॉट पे बेस्ड है, ज्यामितीय विचार पर, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बेस्ड है इनकी ये पूरी थियोरी, या ये जो लेवल्स हैं इनके, ये ज्यामितीय विचार पे बेस्ड है। याद रहेगी ना ये बात। आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। पढ़िए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। भाई प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए किस चीज का कौन सी प्रैक्टिस आपको पसंद आएगी? पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ बेसिक सिंपल शेप्स। सिर्फ बेसिक सिंपल शेप्स को, साधारण शेप्स को पहचान ले बच्चा। या फिर द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। यानी शुरुआत जो करनी चाहिए वो डेफिनेशन से करनी चाहिए। जी नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। आपको याद आ रही होगी एक प्यारी सी बात कि बच्चा एक्टिव है तो ज्यादा संभावना है उत्तर होगा। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी। यार वोकैबुलरी एक्सटेंसिव मतलब पता नहीं कौन से प्रयोग कर करके वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी उनको पता लग जाएंगे, वो कौन सी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या कौन सी थियोरीज पढ़ रहे हैं गूगल से। तो एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, बेसिक उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लिमिटेड रिकॉग्निशन, लिमिटेड नहीं रखना कि सिर्फ बेसिक शेप्स तक। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है कि आप बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज दें, भरपूर मौके दें क्या करने के, कि उनकी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है स्पेस को लेके, चीजों को लेके, शेप को लेके, साइज को लेके, आकार को लेकर, वो उनको देखें। अगर वो पेड़ देख रहे हैं तो उसकी भी शेप देख पा रहे हैं, है ना। तो उनकी इंट्यूटिव जो सहज आंतरिक अंदर से आ रही है उसको बढ़ावा दें कि उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया दुनिया को। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री एक कॉन्सेप्ट है जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स। बिल्कुल सेम होगा, जैसे कि आप डिवाइड करेंगे फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हो एक जैसे पार्ट्स, या तो सामने आमने सामने, या फिर अराउंड एन एक्सिस। एक्स होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक। अराउंड द एक्सिस, चाहे तो हम ऐसे कट करें चाहे तो ऐसे कट करें, सिमिलर आना चाहिए जो पोजीशन है या जो शेप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसको अगर बीच से कट किया जाए तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके लग जाएंगे बिल्कुल एक जैसे, या नहीं? बिल्कुल लग जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हुआ। और अगर मैं बात करूं, आसपास कोई चीज नहीं दिख रही, ग्लास तो सिमेट्रिकल होगा नहीं, यही हो सकता है डब्बा। अगर इसको कट कर दिया जाए, इसको कट कर दें, अगर हम, फोन का डब्बा है, ज्यादा दिल पे मत ले जाना, कट कर दें, अगर बीच से यहां से कट कर दें तो फ्लैप हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है कि नहीं? ठीक है। ये पेन नहीं है, अगर इसको बीच से कट किया जाए तो सिमेट्रिकल बनेगा अराउंड द एक्स। अगर इसको बीच से कट किया जाए तो बिल्कुल दोनों साइड सेम आएंगी, लेकिन अगर ऐसे कट कर दिया जाए तो यहां से अलग है, यहां से अलग है शेप। समझ पा रहे हो बात को? अब ये बहुत सारे लेटर्स में भी होती है, वो आपको पहचाननी होती है
कि ए में सिमेट्री है कि नहीं, बी में सिमेट्री है कि नहीं, है ना। मतलब अगर आप फोल्ड करें या कट करें अराउंड द एक्सिस तो सेम आए दोनों तरफ से शेप आपकी। जैसे ये है लाइंस ऑफ सिमेट्री है आपकी, ये आप देख पा रहे हो। स्क्वायर में भाई स्क्वायर को तो आप कैसे भी काट पीट दो, वो तो चारों तरफ से सेम ही है, तो बिल्कुल सेम ही आएंगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर में? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में 2। ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक आपको समझ होनी चाहिए। पूछने को कभी ना पूछे और पूछने को कभी भी पूछ ले। जैसे ये कौन से लेटर सिमेट्रिकल हैं देखिएगा बैठ के। फिर एक और टॉपिक है टेसिलेशन। टेसिलेशन को चौकोर कह लीजिए या जो आप कहना चाहें, चटाई वटाई जैसे कहना चाहें। टेसिलेशन एक ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट होती हुई शेप से एक पैटर्न बनता है, दैट इज टेसिलेशन। मतलब a tessellation is created when a shape is repeated over and over again, covering a plane without any gaps or overlaps। बिना किसी गैप के और बिना एक दूसरे के ऊपर रखे। ओवरलैप कर सकते थे सिमेट्री में, यहां नहीं। तो ये बार बार शेप रिपीट हो रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रही है ना, कोई गैप नहीं है, बिल्कुल लगी हुई है एक दूसरे से, और एक पैटर्न बन रहा है। इसी को हम टेसिलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टेसिलेशन। ठीक है। टेसिलेशन के और भी उदाहरण हो सकते हैं, ये हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सी एक चीज प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती। तो आप कहेंगे सिमेट्री भी पढ़ाई जाती है, टेसिलेशन भी पढ़ाई जाती है, डेटा हैंडलिंग भी पढ़ाई जाती है, मेजरमेंट भी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ज्योमेट्री भी पढ़ाई जा रही है, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है, चीजों को कनेक्ट करना है। टेसिलेशन ये अलग अलग तरह के पैटर्न हो सकते हैं जो एक साथ जुड़े हों और एक आकृति बना रहे हों। ठीक। इसको टाइलिंग भी कहते हैं, टेसिलेशन का दूसरा नाम टाइलिंग भी होता है, टाइलिंग भी कह देते हैं, है ना। टाइल्स में भी क्या होता है, आप फर्श पे जब टाइल बिछवा रहे हैं, टेसिलेशन ही हो रहा है ना, एक तरीके से पैटर्न ही है वो, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है गैप पे है, गैप तो अपने आप बन जाता है। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पे कौन सा एक टॉपिक नहीं है, नॉट पूछा है। नॉट पूछा है, इसमें यस भी पूछ सकता था, वो आपके ऊपर था समझने के ऊपर। अगर मैं नॉट की बात करूं, लाइक शेयर भी करते रहना है, बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे रेशो, ये रेशो, प्रोपोर्शन, ये सब प्राइमरी लेवल पे नहीं है, पैटर्न्स हैं ऑब्वियसली, नॉन नंबर वाली चीजें हैं ये, जो पैटर्न या शेप देख के। सिमेट्री भी है, टेसिलेशन भी, अभी हमने पढ़े हैं तीनों। ठीक। रेशो नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग पे एक क्वेश्चन आता है। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए सरकार। आगमन व निगमन, तर्क। देखो आगमन का सिंपल सा मतलब है, यहां आप ऑब्जर्वेशन से रूल की तरफ जाते हो। डिडक्टिव में उल्टा है, वहां पहले से कॉन्क्लूजन है। आगमन की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क की, इंडक्टिव मेथड में भी ऐसे ही होता है। क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन पे, निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस को, कुछ अवलोकनों के बाद। आपने देखा 3 ट्रायंगल आपके सामने थे और आपको तीनों में सिमिलैरिटी पहचाननी थी। आपने देखा भाई इनका जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो लंब है, जो कर्ण जिसको हम कहते हैं, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, इनमें ये रिलेशन है, आपने फाइंड आउट कर लिया। पहले आपके सामने फॉर्मूला नहीं बताया किसी ने पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताई, बट आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए दिए। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मजाक नहीं कर रही हो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं दी, पहले एग्जांपल्स दे दिए। जैसे कल वो बात थी कि संज्ञा के एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा बच्चों से, और बेस्ट फ्रेंड की जो विशेषताएं थी वो लिखी और बाद में बताया, या अलग अलग जगहों की, कि इन विशेषताओं को संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। विशेषताएं नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा कहते हैं, सॉरी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, पहले एग्जाम्पल दिया बच्चों से, अलग अलग बच्चों को खड़ा किया, उनकी फेवरेट डिश पूछी, फेवरेट शहर पूछा, फेवरेट जगह पूछी, बाइक पूछी, फोन पूछा, गाड़ी पूछी, कपड़े पूछे, है ना। फिर उनको बताया ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है ट्राइंगल का, और इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे को। मतलब ऑब्जर्वेशन से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा बच्चा, किसमें, इंडक्टिव मेथड में।
डिडक्टिव में उल्टा है, निगमनात्मक में उल्टा है। निगमनात्मक में पहले निष्कर्ष, पहले कंक्लूजन, पहले रूल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? पहले रूल बता दिया, देन आप एग्जाम्पल पे गए, दैट मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात, मोबाइल नहीं था यार, ये फोन था, वो वाला पता नहीं, कॉर्डलेस, वो घर वाला फोन, ऑफिस वाला फोन नहीं था। इंडक्टिव मेथड टेलीफोन था ये प्रॉपर मोबाइल नहीं था। देखो एक बार इंडक्टिव मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जरूरी है ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है डेफिनेशन के रूप में। समय हुआ है 10:25 और हम लोग काफी संख्या में जुड़े भी हुए हैं। इंडक्टिव यानी आगमन विधि। क्या है आगमन विधि? मैथ्स को अच्छे से कर लीजिएगा, आज का सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है आगे के 100 क्वेश्चन की जगह मैं 50 ही करा दूं फिर, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई? इन दिस मेथड फर्स्ट एग्जाम्पल्स आर, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल्स, पहले उदाहरण, और फिर कंक्लूजन या नियम बताया जाएगा। ये एक मैगजिम पे, एक विचारधारा पे बेस्ड है, पर्टिकुलर टू जनरल जाने के। पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि उदाहरण हमेशा पर्टिकुलर विशिष्ट होता है और रूल हमेशा जनरल होता है, सबके लिए एक जैसा सामान्य होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो सामने है उससे अमूर्त की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा भी रहता है कई बार, और हमको मिक्स भी करके हम पढ़ा सकते हैं। नोन टू अननोन, जो वो जानता है और जो वो नहीं जानता, दोनों के बीच में एक इमारत बिल्ड करते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ हम नई नॉलेज को। दिस इज ज्यादा बेहतर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेटर, ये कह सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इंडक्टिव मेथड के? अगर आप कोई चीज पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को तो स्टेप्स क्या होंगे? पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं, पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे मैंने अभी शेप्स की बात की, आपने एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए, आपने उनके सामने रेक्टेंगल रखे कुछ और कहा देखो इनमें क्या विशेषता है, इनमें कॉमन क्या है, फिर वो बताएंगे उनको जो कॉमन लगेगा। फिर बाद में आप रूल तक ले जाओगे कि देखो ऑपोजिट साइड इक्वल है इसलिए इसका एरिया ये होता है, रूल बाद में बताओगे आप। तो कंक्लूजन आप ऑब्जर्व करके एग्जांपल्स को तब बताते हो। मॉम का फोन आ रहा है खाने के लिए, रुको 1 मिनट। बिल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो आप एग्जाम्पल से। अटेस्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। भाई आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया, जो एग्जाम्पल से रूल पे गए, उसको अटेस्ट भी तो करोगे, फाइनलाइज भी तो करोगे, सही है कि नहीं है। तो बाद में आप प्रूव करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डिडक्टिव मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी नहीं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। और डिडक्टिव मेथड है, इसके स्टेप्स हैं, हाँ फिर प्रैक्टिस है, कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल है, बस खत्म हो जाएगा। देखो एक बार डिडक्टिव मेथड, देखो एक बार निगमन विधि। देखो डिडक्टिव में हमेशा 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 हम रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। किससे जाएंगे? रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नहीं, मासी के पास नहीं रहती मैं, मासी हमारे पास रहती हैं आजकल, जाएंगी वैसे वो रुको 1 मिनट। देखो एक बार देखो एक बार नेक्स्ट चीज देखो। इन दिस मेथड फर्स्ट रूल्स आर गिवन एंड देन दे आर अटेस्टेड। पहले रूल्स दे देंगे, यहाँ पे पहले रूल्स दे देंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर अटेस्ट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि सारे फॉर्मूले लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। फिर इसके बाद वाली जो बात है, आप जैसे शिक्षक हमारे भारत में हैं, हमें आप पर गर्व है। आप सरकारी प्राइमरी शिक्षण को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, धन्यवाद जी। बाकी पेडागोजी तो जहां पे भी आप पीजीटी में पढ़ रहे हो, टीजीटी में पढ़ रहे हो, आई एम देयर। देखिए एक बार इट फॉलोज द मैक्सिम्स, ये थॉट को फॉलो करता है
जो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, ये बात हम समझ चुके हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाने की प्रथा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, जस्ट उल्टे होंगे इंडक्टिव के। यहाँ पे पहले आप कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चे को, फिर उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर ट्रुथ जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, रूल बताया है, उसको टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन जहां ये फॉर्मूला काम ना करता हो। अटेस्टेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ कॉन्सेप्ट बाय सेटिंग दी अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात? घर वालों से बात हो नहीं रही है, इनका अलग ही चल रहा है। बच्ची तो हूं मैं 2 दिन की। देखो एक बार, बहुत मजे आते हैं फालतू बातें करने में, हैं? फटाफट से देखिए। हाँ, रीड की बात तो तब करेंगे, पहले सीटेट की तो कर लें यार। देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, इंडक्टिव डिडक्टिव पे ही बेस्ड है सीटेट में 2018 के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम आवर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स। भाई एक शीट डिस्ट्रीब्यूट की है टीचर ने जिसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अभी मैंने आपको दिखाए भी थे, 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। मेरी तो ड्राइंग खैर माशाल्लाह है, बट फिर भी ठीक है। ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और किसी ने मतलब टीचर ने कहा है कि इनको ऑब्जर्व करो, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, रिलेशनशिप ढूंढो। इस सिचुएशन में टीचर ने किस मेथड का इस्तेमाल किया है? आप आंख बंद करके कहेंगे इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। यदि 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 यहां ये एग्जाम्पल या ये ट्राइंगल्स देने की जगह टीचर ने सीधा रूल बताया होता पाइथागोरस थ्योरम का, जो हम यूपी बोर्ड में पढ़ते थे लाल बटे कक्का, और यहाँ सीबीएसई में पढ़ते हैं क्या, पंडित हर बद्री प्रसाद हर हर बोले करके, बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज और बेस वाला। तो बाद में रूल बताया। अगर पहले रूल बता दिया होता हाइपोटेन्यूज का, सॉरी इसका पाइथागोरस थ्योरम का, तो सिंपल डिडक्टिव मेथड हो जाता। लेकिन यहाँ रूल नहीं बताया, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा है, कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, फैक्ट्स पहले से मौजूद नहीं है, फैक्ट तक पहुंचना है। यदि फैक्ट पहले दे दे, कंक्लूजन पहले दे दे, तो डिडक्टिव हो जाएगा, तो इंडक्टिव है। अगर जस्ट इसकी उल्टी होती ना पोजीशन, तो डिडक्टिव हो जाता। आगे बढ़ेंगे। लेक्चर और लेबोरेटरी मेथड जैसा इसमें कुछ था ही नहीं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। इसको देखिए, मैं एक बार पढ़ती हूँ, किसी ने कुछ लिखा है, बड़े ही प्यार मोहब्बत से देख लेती हूँ। एक तो कमेंट देखने के लिए आजकल आगे आना पड़ता है। श्वेता कह रही है, मैम मैं आगरा से हूँ एंड यहाँ बहुत कोचिंग है, बट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, एंड मैं आपका लेक्चर इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ एंड आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्वेता। मिलेंगे भाई, हमारे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था। मैम उदय सर ने डांट लगा दिया आज। क्या कह रहे थे संजू? हैं क्या कह रहे थे उदय सर? परेशान करते हो आप लोग उनको, हैं? उनका बोर्ड, वो बोर्ड पे खड़े हों, डांस करें, लेट जाएं, हैं? क्या हो गया? कोई बात नहीं, ऐसे बुरा नहीं मानते, टीचर्स की डांट का बुरा नहीं मानते। देखो एक बार, वैसे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है। आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में। देखो, अगर मैं बात करूं मीनिंग की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग डेराइव फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट कह सकते हैं हम। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू द अनदर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 चीजें जो याद रखनी है। नैरो मीनिंग है ये टीचिंग का, संकुचित, जिसको जॉन एडम ने दिया था। उन्होंने कहा बायपोलर प्रोसेस है, 2 पोल्स हैं टीचिंग में, एक है टीचर, ये वैसे भी याद रखना चाहिए आपको पेडागोजी में, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, है ना। फिर है ट्राइपोलर प्रोसेस, जो ब्रॉड मीनिंग है, जिसको जॉन डुई जिसके बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है, समाज, सोसाइटी, करिकुलम, एनवायरमेंट, और भी तो चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं इन दोनों को। ऐसा थोड़ी है, अगर टीचर की, जैसे कहते नहीं थे हम लोग कि भाई आज तो मैडम लड़के आई हैं अपने घर में, है ना, जैसे कोई अभी मजे ले रहा था कि फलाने का कॉल था, मम्मी से डांट खाई है मैंने, कहाँ है तू, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसका कॉल था, है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है, एनवायरमेंट भी है, करिकुलम भी है, सिलेबस भी है, और बाहर की दुनिया भी है जो आपको प्रभावित करती है, जो आपको प्रभावित करती है। तो ऐसा हो सकता है टीचर की आज लड़ाई हुई हो, हेलो अनु पाठक, हो सकता है घर में कुछ हुआ हो और वो माहौल
क्लास में प्रभावित हो गया हो। तो बेसिकली हम कुल मिला के, ये तो खैर एक मजाक की बात हुई, टीचर है एक तरफ, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं, और तीसरी तरफ करिकुलम और सोसाइटी या एनवायरमेंट है, या सिलेबस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज का आखिरी सवाल वो है टॉपिक, और हो सकता है इसके बाद मैथ्स पेडागोजी की जरूरत ना पड़े वीडियो की, क्योंकि 10 नंबर आपके आ जाएंगे यहीं से। फिर भी अगर हुई तो मैं कुछ क्वेश्चन तो जरूर रिवाइज कराऊंगी। खैर देखो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स यानी शिक्षण अधिगम सामग्री कह सकते हैं हम, शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं। आप चार्ट लेकर के जाते होगे अपने बीएड में, या कुछ कुछ चीजें लेके जाते होगे, है ना। हम तो खतरनाक थे। एक दिन मैम आई और वो ओपेक वाला वो होता है ना, क्या होता था अब तो मुझे याद भी नहीं, साइंस में एक टॉपिक होता है छोटा सा, कि एक चीज ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट, और बीच वाली एक स्थिति होती है। तो वो स्पाइरल के पीछे एक साइड ओपेक होता है, एक साइड ट्रांसपेरेंट होता है। हमने सही जुगाड़ किया हुआ था, सबसे कम मेहनत में अच्छा जुगाड़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता था टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए। खैर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब भी वैसे यही है कि आप सुगम बना सकें, इंडिजीनियस हो, जो देश में या आसानी से बन सकें, और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं ये, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि बच्चों को लंबे समय तक याद रह सके। अगर मैं यहाँ आपको कोई पिक्चर दिखा दूं और सिर्फ बोल दूं, तो जो आपने देखा होगा वो ज्यादा याद रहेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो। हाँ, वो पारभासी परभासी वही सब। देखो, ज्यादा ना मजे मत लो, इधर आ जाओ। हाँ, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, याद आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक्चुअली होता क्या है, फ्लो में होता है ना इंसान, तो आधी चीजें वैसे याद नहीं आती, कई लोग तो दिल पे ले जाते हैं। रिजॉल्व, विकास शर्मा। चलिए फटाफट से देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग बनाता है, रुचिकर बनाता है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है ना, चीजें याद रहती हैं। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाएं अब। मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ प्रिया, बिल्कुल, लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ने थोड़ी आते हैं, वो लोग पढ़ने वाला डिसलाइक थोड़ी कर सकता है, उसको क्या मतलब। आई अंडरस्टैंड अमरजीत, सब जगह पे नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती। अच्छा, बरेली में मीटअप, अभी तो रुक जाओ, पता नहीं कब होगा। चलो आ जाओ फटाफट से। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है सुगम बनाते हैं आपके टीचिंग लर्निंग के अनुभव को, ये हम कह सकते हैं, हेल्पफुल होते हैं बेहतर टीचिंग लर्निंग करने में, इफेक्टिव बनाने में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर पे भी यहां से भी क्वेश्चन आता है। जियो बोर्ड आपने सुना होगा, व्हाट इज जियो बोर्ड, देखिए फटाफट से। जियो बोर्ड क्या है, देखिए, जल्दी आंसर करो। जियो बोर्ड की यदि हम बात करें, तो जियो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें नेल्स होते हैं, नेल्स एम्बेडेड, मतलब कीलें होती हैं। तो आपने देखा होगा, शायद कहीं ना देखा हो तो यहां देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ये यूट्यूब की शुरुआत थी एक तरीके से, हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल ढूंढा करते थे, बाहर की कंट्रीज के वीडियोज आते थे, इंडिया का कुछ था ही नहीं टीचिंग को लेके बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो इट इज अ स्क्वायर बोर्ड, एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसमें नेल्स गढ़े होते हैं, कीलें गढ़ी होती हैं, जिनमें रबर का इस्तेमाल करके, या फिर रबर बैंड आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल और आपका ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब बनाए हुए हैं। इन कीलों से हम शेप दे रहे हैं, ठीक है, शेप्स बनाई हुई हैं इनका यूज करके। इनिशियल ज्योमेट्रिकल फिगर सीख सकते हो, मेजरमेंट सीख सकते हो, यहां से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। 2-3 चीजें याद रखना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, भाई शेप्स देख ही रहे हो आप, ये सीख सकता है बच्चा इससे। मेजरमेंट इसलिए सीख सकता है क्योंकि उसको पता चल जाएगा कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है यहां से यहां तक में, ठीक। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को भी वो समझ पाएगा, मेजर वगैरह करने में हेल्प मिलेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो जियो बोर्ड से की जा सकती हैं। इसमें नेल्स होते हैं, यानी कीले होती हैं, शेप्स को, मेजरमेंट को, एरिया को, ये सब आपको दिखाने में या समझाने में मदद होगी जियो बोर्ड के द्वारा। दूसरी चीज है अबेकस। अबेकस, अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है, हम ये कह सकते हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत भी है। अबेकस देखा भी होगा, कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको फॉलो भी करते हैं। कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज है ना, कैलकुलेशन फास्ट, बहुत तेजी से कर पाता है बच्चा। तो ये एक एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्राचीन गणितीय इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए। इट इज अ फ्रेम जनरली ऑफ वुड और प्लास्टिक, यानी ये किस चीज का फ्रेम है, वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसमें स्लाइडिंग बीट्स होते हैं, ये जो बीट्स आप देख रहे हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए।
द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेगा इसके लिए किसके थ्रू समझाओगे, तो अबेकस के थ्रू एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, है ना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, और डिवीजन ये सारी चीजें मतलब बेसिकली कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत बड़ा रोल है। फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, ये सब आसानी से समझाए जा सकते हैं अबेकस के थ्रू। ये जैसे मन करे वैसे कर लेना। ये लास्ट वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार तो देखना ताकि याद रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। डाइन्स ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं क्वेश्चन। डाइन्स ब्लॉक एक क्या है? टीचिंग लर्निंग गिनतारा कहते हैं ना अबेकस को, बिल्कुल ग्रेट। देखो डाइन्स ब्लॉक दूसरी चीज है, ये भी क्या है? एक टूल है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसके थ्रू मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को समझाया जाएगा। दीज आर मैनिपुलेटिव टूल्स, इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना, यूज कर सकते हो। बेसिक एडिशन भी इससे सीखा जा सकता है, वो अबेकस से भी सीख रहे थे हम, सब्ट्रैक्शन भी, काउंटिंग, काउंटिंग देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4 कर सकते हो। प्लेस वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लीकेशन। प्लेस वैल्यू के लिए कैसे? वंस, टेंस, इसमें बेसिकली 5 यूनिट्स तक चलती हैं चीजें। वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसके थ्रू सिखाया जा सकता है, डाइन्स ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। वहां से शुरू करेंगे। पहला प्रकार है यूनिट, जिसको वंस या इकाई कहते हैं। दूसरा प्रकार है ये यूनिट जोड़ जोड़ के टेंस दिखाया जाएगा रॉड के थ्रू, है ना, यानी दहाई के, दहाई सिखा सकते हो आप, प्लेस वैल्यू सिखा रहे हैं ना हम उसको। फिर तीसरा है फ्लैट, जिसको हंड्रेड्स कह सकते हैं हम, यानी सैकड़ा। ये आप इस फ्लैट के थ्रू, ये याद रखना कि हंड्रेड्स कैसे सिखाया जाएगा, फ्लैट के थ्रू। टेंस कैसे सिखाया जाएगा, रॉड के थ्रू। यूनिट्स तो एक यूनिट के थ्रू या एक सिंगल उसके थ्रू। क्यूब, थाउजेंड्स, जो थाउजेंड्स है या हजार है वो क्यूब के थ्रू सिखाया जाएगा। ये 4 चीजें, इसमें 4 टाइप के होते हैं ये, यूनिट्स, रॉड्स, फ्लैट्स, क्यूब्स। तो यूनिट्स का यूज इकाई के लिए, रॉड्स का यूज दहाई के लिए, फ्लैट्स का यूज सैकड़ा यानी हंड्रेड्स के लिए, और क्यूब्स का यूज हजार या फिर थाउजेंड्स के लिए। ठीक है, इतनी बात, इन चीजों को याद रखिएगा प्लीज। द यूनिट क्यूब्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, रॉड्स, टेंस, फ्लैट्स, हंड्रेड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, वही बात रिपीट हो रही है, चाहे तो आप रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, इसीलिए लिखे गए हैं। धन्यवाद। 1 मिनट कमेंट पढ़ लो यार, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। उधर से जब बोलते हैं कि स्वयं सरस्वती माता की कृपा है भाई आप पर, अच्छा, बहुत बढ़िया अनूप छोकर। देखिए नेक्स्ट, देखिए 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स होते हैं, कुछ 2D होते हैं, कुछ 3D होते हैं, जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। 3D एड्स, ठीक। these aids प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स। भाई कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, 3D है, तो उस मॉडल के थ्रू, किसी भी एक 3D मॉडल के थ्रू बिल्कुल रियल अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं। These आर रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेंस, मॉडल्स और पपेट्स। मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी एक बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर लाके दिखा दिया जाए, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। स्पेसिमेन, किसी चीज का एक छोटा सा स्पेसिमेन दिखा दिया जाए। आई लव योर सिंप्लिसिटी, अच्छा धन्यवाद जया त्रिपाठी, अच्छा लगा आपसे जुड़ के। रियल ऑब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, स्पेसिमेंस जो छोटा रूप होता है, फोन के डमी नहीं होते उस तरह के, मॉडल्स हो सकते हैं 3 डायमेंशनल वाले, और पपेट जो क्या कहते हैं, पपेट को जो भी कहते होंगे, राजस्थान में चलती हैं। ये समझ पा रहे हो ना, ये सब 3D मॉडल्स हैं, देख रहे हो ना, ट्राइंगल हुआ, क्यूबॉइड हुआ, ये प्रॉपर लगाए हुए हैं उस पर बना करके, तो इनकी 3 डायमेंशंस दिखाई हुई है, मॉडल बना दिया एक। ठीक है, ये फ्लैश चार्ट्स हैं जो नंबर कॉन्सेप्ट में काम आ जाएंगे बच्चे के। एक बहुत ही छोटी सी बात, बट 1 नंबर की बात अगर फंस जाए तो फंस ही जाए, कई बार पूछा हुआ है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स पूछता है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स से क्या मतलब है? व्हाट इज टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स? बताएगा कोई? किसी की इच्छा जाग रही हो, ज्ञान छलक रहा हो तो बता दो एक बार, जल्दी बताओ। कठपुतली कहते हैं, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से। मजा आ रहा है आज, वैसे मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ एनर्जी लो की वजह से, बट बहुत मजा आ रहा है। देखो एक बार, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, बताइए बताइए।
सॉरी कौन कह रहा है? अरे मैं तो मजाक करती रहती हूँ यार, दिल पे मत लिया करो। देखिए ये 5 मैराथन हुई हैं, आज 5वीं मैराथन थी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, धीरे धीरे देखते रहना, एक आध बार और रिवाइज कर जाना सबको, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड बिल्ड होगा। जैसे कहा नहीं जाता बचपन में, पहाड़े सीख लो नहीं तो आगे दिक्कत होने वाली है। बच्चे बड़ी स्टाइल मार के और वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करके काम चला लेते हैं, बट अगर आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत, डिवीजन में दिक्कत, हर जगह दिक्कत आएगी। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसी को टॉल शेप कहते हैं। टॉल शेप मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कैसे बिल्ड होगी? पहले ये वाला आपका पक्का हो, फिर इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाओगे, फिर एक और पॉइंट बनाओगे, तो इसी तरह से टॉल शेप बनेगी, एक के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसकी डेफिनेशन अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे इसके बाद थोड़ा सा, बस खत्म है, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट। मतलब टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि जहां पे एक टॉपिक की मास्टरी बेस्ड होती है या जरूरत होती है प्री रिक्वेस्ट, मतलब पहली रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य है कि अगला टॉपिक तभी आएगा जब पिछले वाला अच्छे से आपने सीख लिया हो। शर्त है एक तरीके से, ठीक है, कि पहला टॉपिक आपको आता हो, प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो, तब आगे बिल्ड किया जाए। समझ में आ रही है ये बात या नहीं? बताओ आ रही हो तो। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, उन्होंने 1956 में डिजाइन की थी। यहाँ पे 1956 वाली है, यहाँ 2002 वाली है। ये न्यू है बेसिकली, ये न्यू है, ये आपको हर टॉपिक में काम आएगी। इस बार मैंने सीडीपी में नहीं कराई थी, बस एस्पेक्ट बता दिए थे। इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए हैं। एक है कैप से याद कराया था आपको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो ये कॉग्निटिव के अंदर हैं जो 6 लेवल्स हैं। अफेक्टिव होता है इमोशंस और साइकोमोटर होता है फिजिकल। ठीक, तो संज्ञानात्मक दिमाग से जुड़े हुए लेवल्स हैं ये। पहला क्या है? नॉलेज, यानी आप किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, याद कर लिया, डेफिनेशन वगैरह। दूसरे स्टेज पे आप उसको समझते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तीसरे पे आप अप्लाई करते हैं, एडिशन की आपने सारी नॉलेज ले ली, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, अब आप अप्लाई करेंगे, दुकान पे जाके देखेंगे, हिसाब किताब करके एनालाइज करते हैं उससे रिलेटेड चीजें, सिंथेसाइज यानी सारी चीजों को जोड़ के कुछ नया बनाते हैं, और इवेल्यूशन ओवरऑल बाद में जज करते हैं। ठीक है बात? रिमेम्बरिंग में आप इसका नया नाम रिमेम्बरिंग है नॉलेज का। ये सारी वर्ब फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म थी पहले, ये नाउन फॉर्म थी, ये वर्ब फॉर्म है आपकी, क्रिया। ठीक, नॉलेज को रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग जिसमें सिर्फ याद रखना हो आपको, कोई डेफिनेशन हो, कोई नाम हो किसी का, है ना। अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना भी होगा। फिर अप्लाइंग में आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए वो नॉलेज, जैसे कि आप सीटेट में जाके करेंगे। एनालाइज मतलब आप आके एनालाइज कर पाए कि मेरी गलती कहाँ रह गई। इवेल्युएटिंग आप जज करते हैं, अच्छा ठीक है यार अब जो हुआ इतने आएंगे, ठीक है। आप इन सब का यूज करके एक नई तैयारी, कुछ एक नया बना दें जब, दैट इज क्रिएटिंग या सिंथेसिस। देखो इसमें जो ये 3 है ना ऊपर के, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जिन पे गिफ्टेड बच्चों को इन पे ही फोकस कराना चाहिए। और नीचे जो है वो लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इनमें बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं लगती। ठीक है बात? इतनी बात तो क्लियर है, सबको ही पता है इतनी बात, इतनी ही बात पता करेंगे हम। इसमें लेवल्स याद कर लेना, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, अगर किस्मत खराब हुई तो पूछ लेगा। कुछ क्वेश्चन कर लें सॉल्व या छुट्टी करें? बताओ एक बार, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आगे अगर मैथ्स पेडागोजी का नहीं भी नंबर आया तब भी ठीक रहेगा, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कर लें? चलिए कर लेते हैं। कल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और कुछ कुछ चीजें भी बताएंगे आपको। कितनी देर बाद कमेंट आएंगे? लिखो यार, यस हाँ कुछ तो लिखो, कर लो। लाल ना, ये लाल पीले इमोजी मत भेजा करो, बस ऐसे खून खौल उठता है मेरा। देखो एक बार, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, अब जो लोग, जिन लोगों को मजे करने होंगे ना, अब वो अब से और रेड इमोजी भेजेंगे। देखो एक बार, इतना कंट्रोल है खैर। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन, इसका असेसमेंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, या असेसमेंट के लिए कौन सी एक चीज सही नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए।
क्लैरिटी की कमी हो तो टाइप करा देंगे। देखो एक बार, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, भाई अवधारणाएं समझो, जरूरी है। मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, या कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है जो रियल लाइफ में हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं कम्युनिटी के अंदर, चाहे कोई शॉपकीपर करे चाहे उस तरीके से, याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, भाई आप प्राइमरी लेवल पे बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सटीक तरीके से ही जवाब देगा। वो सीख रहा है अभी, आप सटीकता पे जज मत कीजिए, उसके एक्सप्रेशन पे, उसकी अभिव्यक्ति पे जज कीजिए। ठीक, रीजनिंग स्किल डेवलप हो रही है या नहीं, उसने कोशिश तो की, गलत कर दिया हो, मैथ्स में तो स्टेप के नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो वो देखोगे आप कि भाई किस हद तक ठीक है, या उसने सोचा कैसे, उसकी रीजनिंग कहां से आई, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। ये नहीं कि प्रिसाइजनेस सही है कि गलत है, गलत और सही तो बच्चे कैसे भी टीप के भी ले आएंगे, ठीक, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, भाई एक अशिक्षित दुकानदार के द्वारा जो गणित का प्रयोग किया जाता है, गणित का प्रयोग तो सब कर रहे हैं, चाहे कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है ना। आप रिचार्ज भी कराने जाते थे अगर बचपन में, पुराने समय में, तो 10 रुपए के रिचार्ज में 7 रुपए मिलते थे, ये तो सभी को पता है। कैसे आपने हिसाब लगा लिया, 3 रुपए कट गए हमारे, हैं? याद है ना, वो घिस घिस के रिचार्ज करते थे पहले, प्रीपेड वाला। तो मैथमेटिक्स तो हर कोई यूज कर रहा है, समोसे वाला भी है ना, गोलगप्पे वाला भी, ऐसे छोड़ो, अब कई लोगों के तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो जो इलिटरेट, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित शॉपकीपर है, उसके द्वारा जो मैथमेटिक्स का यूज है वो क्या है, ये पूछा है हमसे। बताओ एक बार, इतनी पढ़ाई आप लोग पेपर के टाइम पे करते हो, साल भर कर लो तो क्या से क्या हो जाओ, अभी तो सबका कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% रहता है। पेपर 2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से काम आ जाएंगे या ज्यादातर, बट कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे, है ना। कुछ चीजें तो, ज्यादातर चीजें तो कॉमन ही है, बट कुछ चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। देखो, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर कैसी होगी, यूजफुल नहीं होगी, बिल्कुल यूजफुल होगी, भाई वो भी तो मैथ्स ही है, एक तरीका है वो भी सॉल्व करने का, यूजफुल है। नॉट पूछा है ना हमसे, नॉट यूजफुल तो हो ही नहीं सकता। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम, थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की, इन सब की हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये जरूरी थोड़ी है? ये जरूरी थोड़ी ही है। हुमा खान बता दिया आपकी बात मैंने। नेक्स्ट है, हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, मतलब उसको स्पष्टता नहीं होती, सर आपसे ज्यादा स्पष्टता होगी, 1 रुपए का भी सवाल इधर से उधर नहीं करेगा, तो करेक्टनेस नहीं है, ये कहना गलत है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, भाई ऑल्टरनेट वे है, ये भी गणित को सॉल्व करने का दूसरा वैकल्पिक तरीका हो सकता है, ये आप बच्चों को बता सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो उनको तुरंत समझ में आता है कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, ये भी एक ऑप्शन है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है बात, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, लर्निंग आउटकम का मतलब होता है निकल के क्या आया, रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम। जो लर्निंग आउटकम है या ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं, सीखने के प्रतिफल की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, तो थोड़ा बहुत डर तो लगना भी चाहिए, पढ़ते जाओ, अब डर वर की क्या बात है, अब तो पेपर में जो होगा तो होगा ही, अब तो सरफरोशी की तमन्ना होनी चाहिए इस टाइम, डर वर कैसा, बताओ एक बार। देखिए, सच दैट चिल्ड्रन में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, नहीं, लर्निंग आउटकम किस पे बेस्ड होंगे, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, टू डिफाइन, लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि डिफाइन कर पाए चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसीज, कि इस चैप्टर को पढ़ के ये आउटकम निकलेगा, बच्चों को एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, थियरम्स आ जाएंगी, तो चैप्टर वाइज स्किल्स बच्चे के दिमाग में हो कि इस चैप्टर से ये आएगा। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता, आउटकम का मतलब है प्रतिफल, तो किस चैप्टर को पढ़ के, होता नहीं हर एक चैप्टर में आप भी लेसन प्लान बनाते होगे अगर, तो उसमें लिखते होगे कि ये चैप्टर से ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसी तरीके से आउटकम होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हर एक चैप्टर के लिए कॉम्पिटेंसीज निर्धारित हो कि क्या सीखेगा बच्चा, यही है लर्निंग आउटकम के उससे निकल के क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, किसको आप एक एक्टिविटी कहोगे, एक्टिविटी मतलब जहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिविटी इज समथिंग वेयर चाइल्ड इज एक्टिव, तो बच्चा कहां एक्टिव है, बताइए, सक्रिय कहां है बच्चा। मजा आ जाता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, मतलब अब तो ऐसा लगता है अधूरा सा लगता है अगर जरा सी भी छुट्टी हो तो। वैसे इस बार तो हमने संडे भी नहीं मनाया, कल इंडिपेंडेंट वो है, दिमाग देखो मेरा तो सच में कहीं और ही चला गया, किसी और ही दुनिया में, रिपब्लिक डे है,
टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, टीचर ये एक्सप्लेन करेगी कैसे करते हैं सवालों को। ये इसमें बच्चा कहाँ एक्टिव है, ये तो टीचर एक्टिव है। बच्चे रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 या 1 2 3 4 5, तो ये तो रट्टू बना हुआ या रट्टू तोते बन गए हैं, रोट मेमोराइजेशन होगा, रोट लर्निंग है ये तो। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, अगेन बच्चा पैसिव है, अगेन बच्चा रोट लर्निंग पे फोकस हो रहा है, उसको वो एक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा 4th ऑप्शन में है, जब बच्चा अन्वेषण में, एक्सप्लोर करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है। आंसर होगा डी ऑप्शन, एक्सप्लेन करना टीचर का, टीचर एक्टिव है, इसमें बच्चा कहाँ एक्टिव है। ऐसे आसान क्वेश्चन में भटक जाओगे तो फ्री के नंबर नहीं ले पाओगे, जबकि जिसका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है वो भी पेडागोजी में कुछ नंबर बिल्कुल फ्री के ले सकता है। देखो एक बार, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर, यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम में मैपिंग का मेन पर्पस क्या है। मैपिंग होता है बेसिकली बच्चे को बेसिक्स पता चल जाए शेप्स के, भाई ये है, ये ऐसी शेप है, ये बेसिकली स्पेशल थिंकिंग उसके अंदर आ जाए। दिशा विशा और ये सारी चीजें। देखो इसमें स्पेशल थिंकिंग भी ठीक है, प्रोपोर्शनल थिंकिंग भी लगेगी, लेकिन इजी और इंटरेस्टिंग और मोनोटोनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी। आज शाम में डिस्कस किया था ना ये स्पेशल क्लास में, उसमें 2 बार टाइप हो गया था ए एंड बी, इसका आंसर है ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख, सब सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following resources or TLM can be used by the teacher to show that 2 rectangles of different dimensions can have same area without using formula? मतलब किसके थ्रू आप ये बताओगे कि जो 2 रेक्टेंगल हैं, 2 आयत हैं, उनका एरिया सेम हो सकता है बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए। तो एक तो तरीका इसका मैंने आपको बताया था, जियो बोर्ड पे भी डॉट 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 करके शेप दिखाई जा सकती है, ग्राफ पेपर पे दिखा दिया आपने, इसने भी इतना ही एरिया लिया हुआ है, इसने भी इतना ही, तो एक तो ग्राफ पेपर से दिखा सकते हो, दूसरा टाइल्स का यूज करके भी आप दिखा सकते हो। थ्रेड से कैसे दिखाओगे, स्केल से कैसे दिखाओगे, तो बी और डी सही है, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बात, ये सब ऑफिशियल आंसर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐसे दिखा सकते हो, एक तरफ टाइल्स है एक तरफ ग्राफ पेपर है, कि देखो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, एरिया सेम है दोनों का। एल इंटू बी करते थे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, इसमें बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, और ये बहुत रिपीट हो रहा है आजकल क्वेश्चन। देखो एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। कई लोग कह रहे हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, देखो इनका जो ऑफिशियल आंसर है ना वो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, कि एक बच्चा जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में मैथमेटिक्स का भरपूर यूज हुआ है, कोई शॉप है, कोई कैलकुलेशन का मौका मिला है, उसको ये चीज प्रभावित करेगी अगर हम करें मैथ्स की। इनेट एबिलिटी जैसा इन्होंने बिल्कुल मना किया हुआ है कि इनेट एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता, कि लोगों में ही अलग से क्षमता होगी, हालांकि ऐसा है, बट क्या कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर इसका वही है जो भी बताया है। देखिए 47th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? lesson planning, पाठ योजना बनाते थे ना आप अपने बीएड में, डीएलएड में, कभी मन किया हो तो हमने 110 बनाए थे पहले साल में, अगले साल भी ऐसे ही बनाए थे। एक ड्यू से लैपटॉप मिला था मुझे उस टाइम पे, ग्रेजुएशन छोड़ के डाइट में एडमिशन लिया था जब, और उसको सामने रखती थी मैं और लेसन प्लान बनाती थी मस्त, रात भर मस्त मूवीज देखी हैं दबा के उस टाइम पे टॉरेंट से डाउनलोड कर करके। देखो एक बार याद आ जाता सारा टाइम। बताओ एक बार, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। अच्छा यार बच्चों को मौका दोगे ना, लेसन प्लानिंग में भी उनको अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें कॉन्सेप्ट्स को, ऐसी उनको एक्टिविटी का मौका दोगे, उसमें कॉर्नर होंगे आपकी प्लानिंग में ही कि मैं इसमें बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूंगा या उनको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूंगा या दूंगी। ठीक, ऐसा नहीं होगा सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट तो कर दिया और बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिला, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ फॉलो हुई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल क्लास। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पे, जिससे प्याजे वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम आता है मैथ्स में भी, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस रचनावाद पे ही बेस्ड है, एनसीएफ आपका पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है बात, बताइए इसका आंसर कीजिए, और 3-4 क्वेश्चन रहते हैं आपके मुश्किल से।
देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट सिंपल है, बच्चा एक्टिव होगा। देखो एक बार, हाँ हाँ बच्चे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा। जहां नॉट लीस्ट लिखा हो ऐसे कान खड़े कर लिया करो थ्री इडियट वाले, और बहुत ही ध्यान से सुना करो, है ना। बहुत ही ध्यान से देखा करो कि आंसर में गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं। डायलॉग भी अच्छी बात है, बच्चा एक्टिव है, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी एमसीक्यूज आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मींस, यानी सिर्फ एमसीक्यूज का या ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ज्यादा यूज करो असेसमेंट के लिए। नहीं, असेसमेंट में तो बल्कि आपको बच्चे की समझ, उसने सीखा कैसे, इस चीज को देखते हैं। एमसीक्यूज से तो आप बच्चे को जज करते हो कि इतना सही हुआ इतना नहीं, यहां तो आपको पता लगाना है सीखा कितना। तो ये गलत है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही फोकस करो, यहां भी कनेक्शन बिल्ड करोगे, ये भी अच्छी बात है। नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। खत्म करेंगे बस आज का सेशन। ये देखो, Which of the following statements is in agreement with the constructivist view of mathematics? Again, रचनावाद के बारे में कौन सी बात सही है? बच्चा एक्टिव होगा, वहां पे गलत पूछा था, यहाँ पे सही पूछा है, बताइए फटाफट से। फैक्ट्स रटने के बारे में तो नहीं है मैथमेटिक्स। डिस्कवर द ट्रूथ्स, हाँ ठीक है। एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ये भी हमें पता है। विजुअलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है ना, जहां बच्चे क्या हैं, एक्टिव होंगे। मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड, मैथमेटिशियंस की बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चों को आप विजुअलाइज कराएंगे, चाहे वो शेप हो, साइज हो, वॉट एवर इट इज, चाहे वो किसी चीज के, किसी टॉपिक के प्रति सोचना हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। मतलब शेप वगैरह को लेके, आसपास की सराउंडिंग को लेके, एरिया को लेके, ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो पाए, इसके लिए क्या जरूरी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, बताइए। नंबर लाइन से शेप का या एरिया का समझ कहां से आएगा? ये कोई एसएसटी थोड़ी है कि लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप। ये तो फिर टाइम मेजरमेंट की बात हो जाएगी कि आपका चंद्रमा कब निकलता है। सिंपल है, ड्रॉ करके देखेगा बच्चा टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, क्योंकि यहाँ शेप की, एरिया की, आकार की, इन सब चीजों की बात होती है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग स्थानिक होता है शेप से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट पूछा है, क्या बात सही नहीं है मैथमेटिक्स के सीखने के विषय में, बताइए। बहुत ध्यान से आंसर करना। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स, हाँ बिल्कुल इंपैक्ट होता है शिक्षक के बिलीव्स का, एक्सपेक्टेशंस का। सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी परफॉर्मेंस पे प्रभाव डाल सकता है, ये बात भी हम मान लेंगे, ये मानते हैं पेपर वाले। स्कूल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट, हाँ अगर आसान नहीं है इंस्ट्रक्शन, टीचर का तरीका मुश्किल है तो दिक्कत होगी सीखने में। तो हम कह सकते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, ऐसा कुछ नहीं है कि आंतरिक ही होगी क्षमता मैथ्स में, अगर तरीके से सिखाया जाए तो कोई भी सीख सकता है ना। तो यही ऑफिशियल आंसर की है और यही सही है। कोई आपको कुछ कहे मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक नंबर इसी से मिलने वाला है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर, आप लोग यहां तक टिके मतलब आप में बहुत पेशेंस है और आप सीखने के इच्छुक भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी गणितीय तर्कणा का इंडिकेटर कौन है कि मैथमेटिक्स का थॉट या रीजनिंग लग रही है कौन से ऑप्शन में? जल्दी बताइए, एक कमेंट पढ़ लूं इतने में, और लाइक शेयर कर देना यार अभी तक ना किया हो तो। वैसे जब तक जुड़े हो तो कर ही दिया होगा। जलवा है आपका मैम, अरे धन्यवाद से, धन्यवाद ऐसे ऐसे करके करूं क्या? थैंक यू अंशुल, आप लखनऊ से हैं। एक मिनट रुको तो सही, आज सबका कमेंट्स देख रहे हैं, मेरा पढ़िए। मैं 1 साल से आपकी क्लास देख रहा हूँ दीदी। 31 को ये सभी काम आएगा ना? हाँ राघव, नहीं नहीं ये काम नहीं आएगा, मैं तो यहाँ मजाक कर रही हूँ, मन कर रहा है मेरा 11 बजे सर में दर्द के साथ यहाँ मजाक करने का है, मजाक कर रही हूँ। खैर बिल्कुल काम में आएगा, और आपको यूज करने आनी चाहिए चीजें, रट के मत जाना। अगर आपने सिर्फ ये कर लिया कि हिमांशी ने ये बताई हैं, कनेक्ट भी करना है चीजों को, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने हैं, समझना भी है, बिल्कुल काम आएगा, विश्वास से जाओ। मैथमेटिकल रीजनिंग, देखो आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ना, 5 दिन में क्या कर लोगे? जो पढ़ रहे हो कम से कम उसी पे विश्वास रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग कहाँ लग रही है? डेफिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं, रोट लर्निंग लगती है, रटना लगता है। बच्चा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा पाए किसी एक प्रोसीजर के लिए कि ये प्रोसीजर कैसे आया और कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है, एफिशिएंटली कैलकुलेट कर पाए, ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई, रिकॉल कर पाए। देखो इससे भी बेहतर ऑप्शन है बी।
बच्चा जस्टिफिकेशन बता पाए कि ये जो थियरम है, ये जो क्वेश्चन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका ये है, मतलब उसने थॉट लगाया है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, प्रोसीजर बता सकता है वो। आंसर हो गया बी ऑप्शन। होपफुली आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। रिवाइज कीजिएगा, मैंने आसान आसान चीजें कराई हैं जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आसानी से गेन कर सकें। जो बहुत ही योद्धा किस्म के लोग हैं, जिनको सब कुछ आता है, उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं होगी, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कहे करेंगे, जो कि आप करते ही हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। आप लोगों का धन्यवाद उसके लिए। ठीक। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लेट्स लर्न स्क्वाड। बाकी जगह भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, डर भय शर्म को त्यागिए मत, बट कंट्रोल कीजिए, पेपर में काम आएगा सेल्फ कंट्रोल, है ना। 1 मिनट और रुको, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देने का प्रयत्न हम करेंगे, है ना। और कल से हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं एक एक साथ करा सकती हूँ, है ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं मैं अकेडमी पे भी पढ़ाती हूँ, एंड आई एम नंबर 1 एजुकेटर देयर इन टीईटी कैटेगरी। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 बजे वहाँ डेली क्लास चलती है। अगर आप खुद को टेस्ट ही करना चाह रहे हैं सिर्फ पोल ले करके, तो 5 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली। रेफरल कोड, रेफरल नहीं, ये फर्स्ट कमर कोड होता है एक तरीके से, अनलॉक कोड। फ्री होती हैं ये क्लासेस बिल्कुल, 5 से 6। लेट्स लर्न पहली बार अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पूछेगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है जिसमें सीडीपी के कुछ क्वेश्चन, मैथ्स के और ईवीएस या इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन मिक्स करा के मैं कराती हूँ 1 घंटे में। और प्रॉपर पोल मिलता है आपको 30 सेकंड में, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा एक ये बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, हर एक मंथ कोई ना कोई बैच आता ही है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ वहाँ, इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर भी शायद यूपी टेट के लिए अगले महीने। तो सीडीपी नहीं पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पे। तो ये 15 से 28 तक चल रहा है ये बैच। आप चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं इसके वीडियोस। लेट्स लर्न रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी को। जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा अनअकैडमी प्लस पे, वो आपको मिल जाएगा। बाकी स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, ये उनका फीस स्ट्रक्चर है ना। तो वो तो आप देख ही सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी प्रोफाइल और इन सब का, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जुड़ के, मज़े आए। कल फिर मिलेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कल मैं थोड़ा कम काम कराऊँ, कई दिन से बैंड बजी पड़ी है, तो परसों से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। कल भी मिलेंगे वैसे, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, सीडीपी के करेंगे कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। ध्यान रखो, रिवीजन करना इन 5 के 5 मैराथन का, और लिंक शेयर करना प्लेलिस्ट का, जिनको भी डर लग रहा हो पेपर से पहले जरूर देख